हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आल शिफ्ट में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस मिसलेनियस और करंट के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 50 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से आया, भारतीय संविधान संशोधन से आया। तो आप जानते हैं दोस्तों, बहुत सारे महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन की भी बात हुई है। तो यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, भारतीय संविधान संशोधन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन था, जो कि 1976 में किया गया था। थोड़ा सा सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए टॉपिक को ए टू जेड पूरी तरह से कंप्लीट किया गया, जिसको हम लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसी संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी और अखंडता शब्द भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। तो पूरी तरह से आप क्लियर रहेंगे। 3 शब्द दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। आपका सुपर फैक्ट यहाँ से निकलता है। आगे बढ़िएगा। इसके अलावा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ही सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में 10 मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51 का में है। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे हर कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे फैक्ट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। नेक्स्ट, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में कई बदलाव होने के कारण इसे मिनी संविधान या लघु संविधान या संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और ये भी साथ में ध्यान रखें, 42वां कब हुआ था, 44वां कब हुआ था, 73वां कब हुआ था, 86वां कब हुआ था। इस पर हम पूरी तरह से जोर दिए हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं। और दोस्तों, जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा उठाए जाते हैं ए टू जेड हर ट्रेंड से, वहीं पे उनको पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे आप लोग, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार यूएसए के संविधान से व मूल कर्तव्य रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपका इंपॉर्टेंट नोट लगा हुआ है, जो आपका क्वेश्चन आया हुआ था, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं, सब कुछ हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, बात की जाए दोस्तों, पहला संशोधन जो कि 1951 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 9 अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 21वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1967 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो ये भी ध्यान रखें कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान है, तो 8वीं अनुसूची ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 24वां संशोधन देखेंगे, जो कि 1971 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दे दिया गया। नेक्स्ट, 44वां देखेंगे, जो कि 1978 में हुआ। ऑलरेडी 42वां आप लोग देख चुके हैं। तो इस संशोधन के द्वारा
संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार, ध्यान रखेंगे डाकले क्वेश्चन बनते वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि एक कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार इसे बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 1985 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, क्लियर रहेंगे। इसके अलावा इसी संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई। आगे बढ़िएगा, 56वां संशोधन देखेंगे जो कि 1987 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट 61वां संशोधन देखेंगे जो कि 1989 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट 65वां संशोधन देखेंगे जो कि 1990 में किया गया। इसके द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 69वां संशोधन 1991 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली किया गया, ध्यान रखेंगे। बार बार पूछा गया, ये सारे फैक्ट ऐसे जो उसकी हजारों बार वन एग्जाम्स में पूछे गए, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, 73वां संशोधन देखेंगे जो कि 1992 में किया गया। तो दोस्तों इसके द्वारा यानी कि इस संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक बनाया गया और इसे लागू किया गया। आपका सुपर फैक्ट है, हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में जो पूरा 50 क्वेश्चन का वेटेज है यानी पूरी फाइट आपके जीके जीएस की ही है। इनके पूरे पाठ्यक्रम को यानी आपका पूरा स्टैटिक जीके, आपका पूरा मिसलेनियस विविध, पूरा आपका करंट और पूरा आपका दोस्तों साइंस यानी सामान्य विज्ञान, इनको हमारे द्वारा 29 पीडीएफ में पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है और ये पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। इस संशोधन के जरिए दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया, ध्यान रखेंगे। 91वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में हुआ। अब इसको हम लोग करंट से अपडेट करेंगे। तो दोस्तों इसके द्वारा दल बदल संबंधी कानून में संशोधन किया गया। इसमें स्पष्ट किया गया कि 1/3 सदस्य एक साथ दल बदल नहीं कर सकते, ध्यान रखेंगे। ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों ऑलरेडी देखने को मिलेंगे। आगे बढ़िएगा, इसी संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार भी सीमित कर दिया गया। किसी भी मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि किसी भी कैबिनेट सदस्यों की संख्या 12 से कम नहीं होगी। नेक्स्ट 52वां संशोधन देखेंगे जो कि 2003 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में 4 भाषाओं कौन कौन सी, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली को भी ऐड किया गया यानी कि जोड़ा गया। और टोटल भाषाओं की संख्या कितनी होगी 8वीं सूची में 22, ध्यान रखेंगे। यानी टोटल संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है जो कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में आते हैं। नेक्स्ट 101वां संशोधन देखेंगे जो कि 2016 में किया गया। संविधान के 101वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी आप लोग जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लागू किया गया दोस्तों, यानी कि को लागू करके अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के सरलीकरण की व्यवस्था हासिल की गई। ये भी ध्यान रखेंगे, जीएसटी कैसा टैक्स है तो एक इनडायरेक्ट टैक्स है यानी कि अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट जीएसटी ने वस्तुओं और सेवाओं पर विभिन्न करों को कर में समेकित कर दिया जिससे आपूर्ति श्रृंखला में कराधान सरल हो गया। नेक्स्ट 102वां संशोधन देखेंगे जो कि 2018 में हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 105वां देखिएगा जो कि 2021 में हुआ। इस संशोधन अधिनियम ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC BC की सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों की शक्ति को बहाल कर दी। और लास्ट है 106वां संशोधन देखेंगे जो कि 2023 में हुआ। इस संशोधन के द्वारा लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित कर दी गई, ध्यान रखेंगे। यही आपका दोस्तों महिला आरक्षण विधेयक 2023 जिसका वास्तविक नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, 106वां संशोधन 2023। तो यहाँ तक दोस्तों आपको इस टॉपिक को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने ताकि किसी भी टेंस से आपके एग्जाम्स में किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन ना मिस हो, ना आपको एग्जाम में तुक्का लगाना पड़े। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, SSC ऑल एग्जाम्स और रेलवे ऑल एग्जाम्स ऑल इन वन नया वर्जन ये कंबाइंड पीडीएफ दोस्तों हमारे द्वारा रेडी किया गया है क्योंकि आपकी SSC में भी बहुत सारी वैकेंसीज लग चुकी हैं और रेलवे में भी। अभ्यर्थियों के मतानुसार दोस्तों ये पीडीएफ रेडी किया गया है ताकि आपको SSC और रेलवे के अलग अलग वैकेंसीज या एग्जाम्स के लिए दोस्तों अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े। इसको बनाने में दोस्तों आपको आपके SSC और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। बात की जाए वैकेंसीज की तो आप जानते हैं CGL Tier 1 आपका समाप्त हो चुका है, Tier 2 की तैयारी है। SSC MTS आपका चल रहा है, जीडी आपकी लगी हुई। RPF कांस्टेबल व SI सबसे बड़ा जिसका भी दोस्तों
सबसे ज़्यादा वेटेज का आपका एग्जाम, जिसका एग्जाम डेट भी लग चुका है, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका पूरा साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्पेशल पीडीएफ आएगा, पूरा आपका स्टैटिक जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल, और पूरा दोस्तों आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज़ इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। आपका सुपर टॉपिक है। टॉपिक क्या दोस्तों? भारत के जो प्रमुख मेले हैं, उत्सव हैं, त्यौहार हैं या फिर पर्व हैं, आपके दोस्तों हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जितने भी हो सकते हैं सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। इस सीट को आप जब चाहें 1 मिनट में पूरी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी में से ऑलरेडी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, त्रिशूरपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? करेक्ट आंसर होगा केरल में। टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख मेले, उत्सव और त्यौहार या फिर पर्व। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए ओणम उत्सव और त्रिशूरपुरम उत्सव, दोनों ध्यान रखेंगे ये केरल में आयोजित किया जाता है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा महोत्सव ये ओडिशा में मनाता है। कोई फैक्ट शायद ही आपके एग्जाम में इसमें से बचेगा दोस्तों, जो कि पूछा ना जाए या फिर रिपीट ना हो। वांगला महोत्सव दोस्तों ये मेघालय में मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। हार्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। लोसर महोत्सव लद्दाख में आयोजित किया जाता है। गणगौर महोत्सव और घूमर ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। हरेला पर्व दोस्तों आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू त्यौहार नववर्ष पुथांडु ये तमिलनाडु में भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। शांग महोत्सव आपका हरियाणा में आयोजित किया जाता है। संगई महोत्सव लाई हराउबा ये मणिपुर में मनाया जाता है। उगादि पर्व कम्बाला उत्सव यक्षगान ये कर्नाटक में मनाया जाता है। बिहुला महोत्सव दोस्तों बिहार में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अंबुबासी त्यौहार बिहू और नटपूजा असम में आयोजित किया जाता है। मांडू महोत्सव आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। रासलीला नौटंकी और चरकुला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। राव दमाली जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। गिद्धा हो गया भांगड़ा, धमाल और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। गरबा डांडिया गुजरात में मनाया जाता है। बाउल जात्रा पश्चिम बंगाल में आयोजित किया जाता है। रावत नाच, सुवनाच, कर्मा और सेला छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जाते हैं। इसको आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। इसके अलावा दोस्तों आपके पीडीएफ में लोक नृत्य की एक स्पेशल सेट पूरी तरह से ऐड कर दी गई है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनने हैं, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके पीडीएफ पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 2 तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपको दोस्तों स्थानीय पवनें कहाँ पे प्रवाहित होती है, संबंधित क्षेत्रों और देश के नाम बताने होते हैं। और एक दोस्तों कूट में मिलाने के लिए आपको दिया जाता है निम्न में से कौन सी स्थानीय पवन गर्म पवने हैं और कौन सी दोस्तों इनमें से ठंडी पवने हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हर ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को मेंशन करके सीट आपके सामने लगा दी गई है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर रखने। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, नार्वेस्टर स्थानीय पवन कहाँ पर प्रवाहित होती है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र और देश के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग गर्म पवनों को देखते हैं। तो चिनूक सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि राकी पर्वत पर प्रवाहित होती है संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में। खमसिन नामक स्थानीय पवन की बात की जाए मिस्र में चलती है। सिरोको नामक स्थानीय पवन दोस्तों सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है। हरमट्टन जिसे डॉक्टर पवन के नाम से भी जाना था, ऐसा भी पूछ लिया था दोस्तों, ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है। आगे बढ़िएगा। लू नामक स्थानीय पवन आप लोग नाम सुने जानते हैं दोस्तों, ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान में चलती है। फान नामक स्थानीय पवन दोस्तों ये यूरोप में प्रवाहित होते हैं। ये विश्व की गर्म पवनें हैं जिनको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, ये आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। ब्लैक रोलर नामक दोस्तों स्थानीय पवन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवाहित होती है। सांताना दोस्तों कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है। यामो नाम का स्थानीय पवन जापान में चलती है। गिबली दोस्तों लीबिया में चलती है। शामल दोस्तों इराक में प्रवाहित हुई। विरिक फील्डर दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। अब चलिए विश्व की प्रमुख दोस्तों जो ठंडी पवनें हैं उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा, एक तरफ विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्रों व देश के नाम दिए गए। बात की जाए ठंडी पवनों की तो सबसे पहले मिस्ट्रल बहुत बार पूछा गया दोस्तों, ये स्पेन व फ्रांस में चलती है। बिल्जर्ड नामक स्थानीय पवन टुंड्रा प्रदेश में प्रवाहित होती है। पंपैरो नामक स्थानीय पवन दोस्तों पंपास मैदान दक्षिण अमेरिका में चलती है।
लेवेंटर नामक स्थानीय पवन स्पेन में प्रवाहित होती है। बोरा नामक स्थानीय पवन एड्रियाटिक सागर तट पर प्रवाहित होती है और बुरान नामक दोस्तों स्थानीय पवन इस साइबेरियाई क्षेत्रों में चलती है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों आगे हम लोग पीडीएफ के लिए, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ है। क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से दोस्तों, जो भारत की महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं डाकले क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, इनके मुख्यालय से रिलेटेड, इनकी स्थापना से रिलेटेड, तो सब कुछ पूरी तरह से हर ट्रेंड से प्रिपेयर करके क्वेश्चंस आपके सामने यानी सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1990 ईस्वी में। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं के नाम दिए गए, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष यानी इनका इस्टेब्लिश कब हुई है ये हमें बताने हैं। शुरू करते हैं। बात की जाए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। वो हर टॉपिक्स दोस्तों हर ट्रेंड से जैसे जैसे जिस फॉर्मेट में उनको पूरी तरह से दोस्तों दिया जा सकता है, इस तरह से ये मेंशन कर दिए गए हैं और पीडीएफ को इस फॉर्मेट में बनाया भी गया है कि आप निश्चित रूप से दोस्तों उसको पढ़ेंगे, पढ़ने में अच्छा लगेगा और पूरी तरह से दोस्तों आप उसको क्लियर भी करेंगे। नेक्स्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की बात की जाए यानी यूटीआई की, तो इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना भी 1964 ईस्वी में हुई थी। साधारण बीमा निगम यानी जेएससी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बात की जाए, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अगला आपका क्या है, भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एग्जिम की बात की जाए, इसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड, आपका मोस्ट नोट क्वेश्चन बनता है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। यह क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए जरूर देना चाहेंगे दोस्तों। नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ये आपको कमेंट करके जरूर बताने, हजारों बार हम आपको रिवाइज करवाए हैं। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी आईआरबीआई की बात की जाए, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय आवास बैंक यानी एनएसबी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1990 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखेंगे। अब थोड़े से दोस्तों यहाँ से आप लोग थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे आप लोग कंटेंट देखिए, यानी कि थोड़ी सी दोस्तों आप लोग नोट को पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से कंप्लीट हो सके। ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है हमारा, 1881 ईस्वी में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक किसी भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक था। नेक्स्ट, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़िएगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, सभी लोग जानते हैं। और 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे बढ़िएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1955 ईस्वी में आंशिक राष्ट्रीयकरण कर इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। नेक्स्ट, 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बड़े व्यवसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसको भी आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? 1857 ईस्वी की क्रांति को लेकर। तो आप जानते हैं दोस्तों आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जाते हैं और कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को दोस्तों अगर आप अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से ऑलरेडी दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वहाँ कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। अब देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा 29 मार्च 1857। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन ऑलरेडी बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया जाता है। तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे, आप जानते हैं इनका नाम एक के साथ जुड़ा हुआ है, नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया। फलस्वरूप उन्हें गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। नेक्स्ट,
मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी एनआई से था। डाकली क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जानते हैं कि 21 बटालियन के सिपाही थे, तो मंगल पांडे दोस्तों 34वीं बटालियन के सिपाही थे। आगे बढ़िएगा, 10 मई 1857, ये डेट आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने। कहाँ से? मेरठ से। ध्यान रखिएगा कि पैदल टुकड़ी यानी 20 एनआई से 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के दोस्तों मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर यानी कि बहादुर शाह द्वितीय थे, और 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। ध्यान रखिएगा आप लोग। अब आगे बढ़िएगा दोस्तों, जहाँ से आपके यहाँ से सुपर फैक्ट निकलते हैं उनको आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट कीजिए। देखिएगा पॉइंट हमारा 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र और संबंधित नेतृत्व करता। डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते आप लोग जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दिल्ली, तो दोस्तों दिल्ली से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था, और वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक बात बार बार बोलता हूँ दोस्तों, हो सके आप दोस्तों प्रिपरेशन अपना कहीं से भी कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या फिर ऑफलाइन कीजिए। आपकी जो पाठ्यक्रम है, जितने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं, हो सके दोस्तों आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और अब जब दोस्तों अपनी प्रिपरेशन कीजिए, आप देखिए वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, बनने हैं, हमारे दोस्तों पूरी तरह से कंप्लीट करवाए जा रहे हैं या नहीं करवाए जा रहे हैं। अगर नहीं करवाए जा रहे हैं तो उनको पूरी तरह से कंप्लीट करने का प्रयास कीजिए। A to Z हर ट्रेंड से दिशाहीन तैयारी बिल्कुल मत कीजिए, जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। आगे बढ़िएगा, कानपुर से बात की जाए दोस्तों, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था, और तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था। ये दोनों चीज़ें जरूर ध्यान रखेंगे, सैन्य नेतृत्व। आगे बढ़िएगा, लखनऊ से बात की जाए तो बेगम हजरत महल ने किया था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, इलाहाबाद से लियाकत अली ने किया था, जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, बरेली से खान बहादुर खान ने किया था, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, और फतेहपुर से दोस्तों 1857 ईस्वी की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने किया था। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? यूएनओ को लेकर आओ। तो आप जानते हैं दोस्तों यूएनओ की स्थापना, इनके विभिन्न जितने भी सहयोगी संगठन है उनकी स्थापना, इनके कार्य, इन्हीं बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो आपको अपने एग्जाम्स के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। आप चलिएगा दोस्तों इस सेट को अपने सामने करते हैं, देखिएगा नोट के जरिए इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस वैकेंसी में दोस्तों सीटें कितने हैं ये भी आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर कितने ये भी आप लोग जानते हैं। सर्वश्रेष्ठ तैयारी की आवश्यकता है आपको, ये ध्यान रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। आगे बढ़िएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं, तथा चीनी हो गया, रूसी यानी कि रसियन, अरबी व स्पेनिश इसकी अन्य मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय। इनमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर अन्य सभी का मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा, अगला पॉइंट क्या है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। हर ट्रेंड से क्वेश्चंस को मेंशन किया आता है। नेक्स्ट, 5 अस्थायी सदस्य देश की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है तथा ब्रिटेन है। इन्हें किसी भी मसले पर वीटो का अधिकार प्राप्त है। वह वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की संख्या 193 है। इसका नवीनतम सदस्य दक्षिणी सूडान है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब चलिए दोस्तों, पॉइंट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट सहयोगी संगठन। आपका सुपर टॉपिक डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों कि किसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो दोनों चीज़ें दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आपको दोस्तों इसको रिवाइज करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले इसमें संगठन के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर मुख्यालय दिया गया है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की,
तो इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका रोम इटली में है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी वाशिंगटन DC में है। यूनेस्को ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। फुल फॉर्म भी इसका जरूर ध्यान रखें, UNESCO यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, सब कुछ करंट में पूरी तरह से मेंशन किया हुआ है। स्थापना इसकी 1945 में हुई थी। मुख्यालय इसका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखेंगे आप लोग। इस वीडियो में दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जीके कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में जो वीडियो हमारा आएगा दोस्तों, यानी वीडियो जो पब्लिश किया जाएगा उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के टॉपिक ऐड करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़िएगा। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, यूनिसेफ की बात की जाए इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क USA में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा उपकरण की बात की जाए इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। मुख्यालय इसका वियना ऑस्ट्रिया में है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संस्थान की बात की जाए इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन की बात की जाए यानी IMO की तो इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ तक आपको इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी। अब यहीं पे दोस्तों छोटा सा टॉपिक आपका और ऐड हो जाता है। हम चाहते हैं कि आप उसको भी यहीं पे पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। क्या है? प्रमुख जितने भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उनकी स्थापना एवं मुख्यालय आपका सुपर टॉपिक है। ध्यान रखिएगा। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों इसमें संगठन के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष दिया गया है, फिर मुख्यालय दिया गया है। बात की जाए राष्ट्रमंडल की तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका लंदन UK में है। नेक्स्ट, रेड क्रॉस की बात की जाए दोस्तों इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इंटरपोल की बात की जाए इसकी स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों लियांस फ्रांस में है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी NATO की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ यानी EU की बात की जाए इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहायता संगठन यानी SAARC की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका काठमांडू नेपाल में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन यानी OPEC की बात हो रही है। स्थापना 1960 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और एशियाई विकास बैंक यानी ADB की बात की जाए इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय दोस्तों मनीला फिलीपींस में है। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। क्वेश्चन का टॉपिक क्या दोस्तों? महत्वपूर्ण जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के पुरस्कार दोस्तों डायरेक्टली बनते हैं कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार आपका सुपर है दोस्तों। तो जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हो सकते हैं सबको पूरी तरह से कंप्लीट करके सीट आपके सामने लगा दी गई है। इस सेट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर करके चलने हैं। सर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है। करेक्ट आंसर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करेंगे। देखिएगा, अब एक तरफ दोस्तों इसमें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम लोग नोबेल पुरस्कार से। आपका सुपर है तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब उन क्षेत्रों के नाम है दोस्तों, साहित्य है, चिकित्सा है, भौतिकी, रसायन है, अर्थशास्त्र एवं शांति है। 6 क्षेत्रों के नाम आप जरूर ध्यान रखें। क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज कर दिया है। निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? अगर ऐसे में दोस्तों आप 6 क्षेत्रों के नाम याद नहीं रखते तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया था, ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया था, कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया था, बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया था, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या दोस्तों, रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो कि सरकारी सेवा हो गया, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों शांति के क्षेत्र में दिया था। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। अब चलिए राष्ट्रीय लेवल पे शुरू करते हैं। तो एक तरफ राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र के नाम दिए गए। बात करेंगे दोस्तों भारत रत्न की, तो ध्यान दीजिएगा। कला हो गया, साहित्य हो गया, विज्ञान हो गया, खेल के क्षेत्र में विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, सरस्वती सम्मान भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ध्यान रखेंगे आप लोग।
आगे बढ़िएगा। अगला आपका क्या है दोस्तों, व्यास सम्मान जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खेल सराहनीय दोस्तों प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों, धन्वंतरी पुरस्कार जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे कि धन्वंतरी कौन थे तो आपको मिल जाएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ऐसे दोस्तों बोरलाग से ध्यान लगाएंगे कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, नॉर्मन बोरलाग थे। तो आपको आंसर मिल जाएगा कि कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार दोस्तों ये सर्वश्रेष्ठ सांसद को दिया था, ध्यान रखेंगे। करंट में मेंशन कर दिया गया है किसको कब दिया गया है। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोगों के लिए टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, आप जानते हैं जैन धर्म से आओ। आप जानते हैं दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं, आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछ जाते हैं। तो सबको पूरी तरह से दोस्तों जितने भी आपके एग्जाम्स के लिए बन सकते हैं कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई, इस सीट को दोस्तों आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। आप थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करेंगे, देखिएगा सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है। नेक्स्ट, जैन धर्म के में कुल 24 तीर्थंकर हुए, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे, और माता तेसला दोस्तों लिच्छवी शासक चिटक की बहन थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में जुरुम्भी ग्राम रुषपालिका नदी के किनारे 12 वर्ष की तपस्या के बाद में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर स्वामी का महापरिनिर्वाण 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हो गया था, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। 5 महाव्रत हैं, सत्य है, हिंसा है, स्तेय है, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य है। इनमें से शुरू के 4 महाव्रत दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के थे। अंतिम महाव्रत ब्रह्मचर्य दोस्तों महावीर स्वामी ने जोड़ा था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। जैन धर्म अनिश्वरवादी, ध्यान रखेंगे। कालांतर में जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर एवं दिगंबर में बढ़ गया। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी दोस्तों वस्त्रों का परित्याग करते थे, ध्यान रखेंगे। अब आप जानते हैं दोस्तों जैन धर्म में टोटल 2 महासंगीतियों का आयोजन हुआ था, उनको आप कलेक्ट कीजिए। तो पॉइंट है आपका जैन धर्म की महासंगीतियाँ। सबसे पहले संगीतियों के क्रम, समय दिया गया है, स्थल और अध्यक्षता भी मेंशन कर दिया गया है। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए प्रथम जैन संगीति की, तो इसका आयोजन 322 ईसा पूर्व से दोस्तों 298 ईसा पूर्व में किया गया था। कहाँ पे, पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में। द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए तो इसका आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में देव ऋषि गढ़ी या क्षमा श्रवणों के नेतृत्व में किया गया था। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका सामने देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन क्या हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 में। क्वेश्चन कैसे मेंशन किया गया दोस्तों, यानी दोनों टेंट से आपको क्वेश्चन को ध्यान रखने हैं। डायरेक्टली पूछा था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी, इसके साथ में दोस्तों कभी कभी पूछा था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, जैसे भी टेंट से क्वेश्चन आए आपके क्वेश्चन मिस ना हो। पूरी तरह से परफेक्ट सेट आपके सामने लगी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने और कब की थी। करेक्ट आंसर होगा रास बिहारी बोस ने 1942 ईस्वी में। आप सीट को अपने सामने करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों इसमें संस्थाओं के नाम दिए गए, फिर स्थापना वर्ष, फिर संस्थापक। बात की जाए एशियाटिक सोसाइटी, इसकी स्थापना 1784 में की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी 1828 में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में की गई थी आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में की गई थी MG रानाडे के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्या है दोस्तों आपका, प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी दोस्तों स्वामी विवेकानंद के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की बात की जाए, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना 1904 में की गई थी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी आगा खान एवं सलीमुल्लाह खान के द्वारा। और अनुशीलन समिति की स्थापना 1907 में की गई थी
बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। क्या दोस्तों, विश्व भारती जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी रविन्द्रनाथ ठाकुर के द्वारा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में की गई थी आनंद मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की गई थी दोस्तों तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में हुई थी अली बंधु के द्वारा। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। जितने भी हो सकते हैं, जो भी टॉपिक्स उठाते हैं, पूरी तरह से हर टेंट से दोस्तों उनको पूरी कंप्लीट कर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी डॉक्टर हेडगेवार एवं BS मुंजी के द्वारा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में की गई थी भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1929 में की गई थी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे बढ़िएगा। अगला क्या दोस्तों आपका, आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना 1942 में की गई थी रासबिहारी बोस के द्वारा। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 1943 में की गई थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इतना यहाँ से आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करने के चलें। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ही देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा हुआ दोस्तों, करंट से आवा। तो मोस्ट ऑफ दोस्तों करंट के क्वेश्चंस की सेट आपके सामने लगाई गई। इस सेट को दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपेयर रखनी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 कुल कितने चरणों में संपन्न हुआ। करेक्ट आंसर होगा 7 चरणों में। अब इस सेट को अपने सामने करेंगे, देखिएगा दोस्तों करंट के सुपर क्वेश्चन यहाँ पे लगाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा फसानो, इटली में। नेक्स्ट, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता। तो भारत ने जीता है। उप विजेता की बात की जाए तो इसमें दक्षिण अफ्रीका रहा है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में किसे तीसरी बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA पद पर नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अजीत डोभाल को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा, जून 2024 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA का 100वां सदस्य देश बन गया है दोस्तों। तो पैराग्वे है। नेक्स्ट, किसे प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अरुंधति राय को। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। नेक्स्ट, किसे प्रोफेशनल गोल्ड टूर ऑफ इंडिया यानी कि PGTI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर होगा कपिल देव को। नेक्स्ट, जून 2024 में किसे लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ओम बिरला को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे भारतीय सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा NS राजा सुब्रह्मण्य को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है हमारा, 100 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कब मनाया गया है। 21 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया तो 20 जून को। और बान जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है। जर्मनी में। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, जून 2024 में किसने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो पीटर पेलेग्रिनी है। नेक्स्ट, जून 2024 में किसने फिर से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो सिरिल रामाफोसा है। और विश्व मरुस्थलीकरण में सूखा रोकथाम दिवस 2024 कब मनाया गया है। तो 17 जून को। अगला क्वेश्चन, जून 2024 में किसे 12वें विश्व हिंदी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया। तो उषा ठाकुर को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2024 कब मनाया गया। 29 जून को। और जून 2024 में पवन कल्याण किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए सचिव के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अतुल कुमार चौधरी को। ध्यान रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे। अभी और भी क्वेश्चन हम लोग करंट के कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, वर्ष 2024 में ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने। तो मोहन चरण मांझी हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारत के फिर से गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन बनी है। तो अमित शाह हैं। और जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। तो अनामिका वी राजीव है। नेक्स्ट, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहोटी को। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो रवि अग्रवाल को। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे हम लोग, इदा सीसा नोगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP नियुक्त किया गया। तो मेघालय की। नेक्स्ट, किसे फिर से भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। तो T रविशंकर को। और ऊर्जा एवं शहरी मामलों का मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं। तो मनोहर लाल खट्टर हैं। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन हमारा,
किसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCAR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तो CG कराहड़कर को। और किसे नीति आयोग में निदेशक नियुक्त किया गया है तो आशीष कुमार दास को। आगे बढ़िएगा, किसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है तो शील नागू को किया गया, ध्यान रखेंगे आप लोग। भारत के नए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं तो प्रहलाद जोशी हैं। नेक्स्ट, सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया, गोविंद ढोलकिया को। मोस्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, एन चंद्रशेखरन को। और भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन बने तो JP नड्डा है। नेक्स्ट, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CBC का दोस्तों CBC का सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया तो S राजीव को। और किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया तो BN गंगाधर को। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखेंगे। आगे बढ़िएगा दोस्तों, सब्सक्राइब करें आप हमारी स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। तो दोस्तों वीडियो को अब हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर और भी टॉपिक्स इसमें ऐड करते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस को से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।